Hello friends, welcome to Helping Brains. Hoping that all of you are doing well, okay, and taking advantage of lockdown, okay. So अच्छे से आप पढ़ रहे होंगे लॉकडाउन में, अच्छी हेल्थ होगी आपकी। आज हम एक करंट अफेयर्स का टॉपिक कवर करेंगे, आत्मनिर्भर भारत, ओके। आत्मनिर्भर भारत की अभी बात चल रही है, तो आत्मनिर्भर भारत क्या है, उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं, ओके। आत्मनिर्भर भारत में हम वो सारी चीजें लेंगे जो आपका अभी हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने जो बोला, साथ में हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला, ठीक है, वो सारी चीजें हम इसमें कवर करने की कोशिश करेंगे, ओके। सो अभी आत्मनिर्भर भारत का सबसे पहले हम ओवरव्यू ले लेते हैं, ओके। तो अगर आप आत्मनिर्भर भारत को देखें तो आत्मनिर्भर भारत में आपका मतलब है, आत्मनिर्भर भारत का मतलब है सेल्फ रिलायंट इंडिया, ओके। सेल्फ रिलायंट इंडिया मतलब हमें इंडिया में जो भी चीजें हमें चाहिए होती हैं, सारी डिमांड भी इंडिया में क्रिएट करनी है, साथ में आपका मैन्युफैक्चरिंग भी इंडिया में करनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्रिएट करना है, ठीक है, टेक्नोलॉजी भी हमें एडवांस करनी है, हमारे यहाँ पे स्किल्स भी देनी है। तो 5 पिलर्स हैं, ठीक है। हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर उन्होंने 5 पिलर्स बोले, ये 5 पिलर्स आपको याद रखने, ओके। ये रहे आपके 5 पिलर्स आपके सामने स्क्रीन पे। इकोनॉमी, ठीक है, इकोनॉमी में आप देखो क्वांटम जंप्स करने हैं, इंक्रीमेंटल चेंजेस नहीं। मतलब अभी तक हम क्या कर रहे थे, धीरे धीरे छोटे मोटे चेंजेस करते थे, अब हमें क्वांटम चेंजेस, क्वांटम जंप्स करने हैं। मतलब अब हमें मैन्युफैक्चरिंग में बहुत आगे जाना है, ठीक है, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट लाना है। सेकंड, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है ताकि एक मॉडर्न इंडिया बन सके। इंफ्रास्ट्रक्चर, हर तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर, भले से वो हाईवेज इंफ्रास्ट्रक्चर हो, वो हेल्थ से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, वो एजुकेशन से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, वो आपका इंडस्ट्री से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर हो। थर्ड इज टेक्नोलॉजी ड्रिवन होना चाहिए सब। देखो अभी भी हम टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, लॉकडाउन में भी आपको प्रॉब्लम नहीं हो रही है। आप बैंक्स के सारे काम हो रहे हैं, जितने आपके लेबरर्स हैं उनके अकाउंट में पैसा जा रहा है, ठीक है, सारे के सारे आपका डीबीटी भी हो रहा है, किसानों को प्रधानमंत्री किसान स्कीम का भी यूज होकर लोगों के अकाउंट में पैसा जा रहा है, आपके सीनियर सिटीजन को भी पैसा मिल रहा है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में। एलपीजी भी आपका, एलपीजी में भी आपका डीबीटी हो रहा है, जो गरीब लोग हैं उनके 500 रुपीज आपके प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट जो होल्डर्स है व्यूमेन, उनके अकाउंट में भी जा रहा है। तो टेक्नोलॉजी का अभी हम यूज कर रहे हैं। अगर टेक्नोलॉजी, जिसे हम डिजिटल इंडिया कहते हैं, तो आगे भी हम टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे। टेक्नोलॉजी से करप्शन भी कम होता है, आपका ह्यूमन इंटरफेस जितना कम होगा उतना ही आपका करप्शन कम होगा। फिर डेमोग्राफी, हमारे पास डेमोग्राफी, डेमोग्राफी का मतलब है यहाँ पे जो आपके पास वर्क फोर्स है, हमारे पास यंग वर्क फोर्स बहुत ज्यादा है, तो उसको क्या करना है, हमें स्किल्स देके और उसको मेन स्ट्रीम में लाना है। क्योंकि हमारे पास इतनी ज्यादा यंग फोर्स है, बाकी जगह पे एजेड हो रही है, लेकिन इंडिया के पास एकदम यंग फोर्स है, और अभी एक डेकेड तक कम से कम ये रहेगी, अगले 10 साल तक। तो हमें उस यंग वर्क फोर्स का यूज करना है, कैसे, उसको स्किल्स देके, ताकि उसको हम स्किल्स देके जॉब दे सके और वो कंट्रीब्यूट कर सके जीडीपी ग्रोथ में। और लास्ट, हमको डिमांड बढ़ानी है, ओके। डिमांड और सप्लाई का जो है आपका कंसेप्ट, उसमें हमें यहीं पे, इसलिए तो 20 लाख करोड़ दिया गया है, ताकि यहाँ पे इंडस्ट्रीज जो हैं वो प्रोड्यूस करें, ठीक है, जो आपकी एमएसएमईज हैं वो प्रोड्यूस करें, मैन्युफैक्चरिंग बढ़े। देखो पहले हम पीपीई एक भी नहीं बनाते थे, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ना वेंटिलेटर्स बनाते थे, अब हम सब बना रहे हैं। क्योंकि हमें भी पता है कि हम चाइना पे डिपेंड नहीं हो सकते, दूसरे देशों पे डिपेंड नहीं हो सकते। ऐसी कंडीशन में अब चाइना से थोड़ी ना हम सामान मंगाएंगे, वहां पे तो कोविड-19 का खतरा है। तो ये एक तरह से जो आपको अभी चैलेंज है, इट इज बेसिकली एन अपॉर्चुनिटी फॉर अस। तो हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर है उनका यही कहना है कि टेक दिस चैलेंज एज एन अपॉर्चुनिटी। तो देखिए हमने क्या क्या किया इसके लिए। एक तो आपको पैकेज दे दिया 20 लाख करोड़ का, ओके, इट इज अराउंड 10% ऑफ अवर जीडीपी, ओके। बहुत ज्यादा, देखो 10% हमने दिया है। हमारा जितनी आपकी डेवलपिंग इकोनॉमी में उसमें हाईएस्ट पैकेज है ये। हमसे ऊपर सिर्फ एक दो कंट्री है जिन्होंने दिया है, नहीं तो सब हमसे नीचे है। फिर हमने क्या बोला है, लैंड रिफॉर्म्स, ठीक है, हम लैंड रिफॉर्म्स लाएंगे ताकि इंडस्ट्रीज आसानी से आ सके। लेबर रिफॉर्म्स हम लेके आए, लिक्विडिटी यानी मनी सप्लाई हमने बढ़ाई है, और साथ में हमने जितने लॉज है उन लॉज को सही किया है, रैशनल बनाया है। क्योंकि पहले क्या था, आपका इंडस्ट्रियलिस्ट जितने थे बिजनेस शुरू करने के लिए बड़ी दिक्कतें आती थी, तो वो जितनी प्रॉब्लम्स आती थी उन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं हम इन चीजों पे फोकस करके, लैंड, लेबर, लिक्विडिटी एंड लॉज। और हमने किस किस को देखो हेल्प किया है, आगे हम आगे की स्लाइड्स में देखेंगे। लेबरर्स, मिडिल क्लास, कॉटेज इंडस्ट्री, एमएसएमईज एंड अदर इंडस्ट्रीज, ओके। तो इनके लिए हमने बहुत सारे प्रोविजंस लेके आए। अब बोल्ड रिफॉर्म्स की जरूरत है हमें। हमारे जो प्रधानमंत्री जी उन्होंने क्या बोला, बोल्ड रिफॉर्म्स की जरूरत है। सबसे पहले तो हमें एग्रीकल्चर में सप्लाई चेन को सुधारना है। एग्रीकल्चर में सप्लाई चेन का बहुत प्रॉब्लम है, फॉरवर्ड लिंकेज और बैकवर्ड लिंकेज में प्रॉब्लम है। मतलब कि
किसान जो है उनको पीछे से आपके इनपुट्स जो मिलते हैं, टेक्नोलॉजी, साथ में उनको एक्सटेंशन सर्विसेज, फर्टिलाइजर, सीड्स, ये आसानी से मिल सके और आगे वो फॉरवर्ड लिंकेज, मार्केट का लिंकेज अच्छा हो, वो अपना सामान आसानी से आगे भेज सकें, ठीक है, मंडी में आसानी से भेज सकें। उसके लिए हम एपीएमसी एक्ट को भी हमने रिफॉर्म किया है। फिर हमने अपना टैक्स सिस्टम चेंज किया है, ठीक है, बहुत सारे रिफॉर्म्स हम लेके आए, जीएसटी लेके आए, गार लेके आए, जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल। साथ में हमने क्या किया अपने टैक्स सिस्टम में, हमने कॉर्पोरेट रेट को भी कम किया है। फिर हमने अपने लॉज जो है उनको सिंपल बना रहे हैं, लैंड लॉ को सिंपल बना रहे हैं, लेबर लॉ को सिंपल बना रहे हैं, एनवायरमेंटल क्लियरेंस को सिंपल बना रहे हैं। फिर हमने कैपिटल ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है, जो ह्यूमन रिसोर्स है बेसिकली वो हमारे एक तरह से कैपिटल है, उसको स्किल्स देके, और स्किल्स देने के बाद क्या होगा, वो हमारे लिए कंट्रीब्यूट करेगा। और हमें एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल सिस्टम भी बनाना है, बैंक्स को भी स्ट्रॉन्ग करना है आपके को। फिर हम नए नए आपके इंस्टीट्यूशन भी लेके आते हैं, मुद्रा लेके आते हैं, ठीक है, नए हमने बैंक्स बनाए, स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक, ठीक है, आरबीआई को भी हमने ऑटोनॉमी दी है। तो स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल सिस्टम होने की बहुत जरूरत है, ताकि स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल सिस्टम होंगे तो सिस्टम में क्रेडिट फ्लो होगा। तो ये आपका आत्मनिर्भर भारत की हमने बात की। ओके, अब हम बात करते हैं 20 लाख करोड़ का जो पैकेज दिया है आपके हमारे प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस किया 20 लाख करोड़ का, ताकि टू गिव फिलिप टू इंडियाज इकोनॉमी, रिवाइव करना है भाई इसको। इकोनॉमिक पैकेज जो दिया गया इसको हम बोलते हैं फिस्कल स्टिमुलस। ओके, फिस्कल स्टिमुलस। तो फिस्कल स्टिमुलस इज द पैकेज गिवन बाय द गवर्नमेंट टू रिवाइव द इकोनॉमी। सो इट इज ए काइंड ऑफ पैकेज, और इससे हम क्या बनेंगे, सेल्फ रिलायंट, ओके, अंडर आत्मनिर्भर भारत अभियान। ओके, इज इट क्लियर? तो ये 20 लाख करोड़ का पैकेज इसलिए दिया गया है, बहुत बड़ा अमाउंट है। ओके, तो हमारे प्रधानमंत्री ने क्या बोला है, मेकिंग इंडिया सेल्फ रिलायंट इज द ओनली वे टू एंश्योर दैट द 21st सेंचुरी बिलोंग्स टू इंडिया। बिल्कुल सही बात है। ओके, अब इन्होंने क्या बोला, बी वोकल फॉर लोकल, ठीक है, लोकल को प्रमोट करो, स्वदेशी को प्रमोट करो, क्योंकि जितना आप स्वदेशी को प्रमोट करोगे उतना ही आपके कंट्री का पैसा बचेगा और यहाँ की इंडस्ट्रीज आपकी प्रमोट होगी। पहले भी तो देखो, पुराने टाइम पे हमारा इंडिगो हर जगह पे जाता था, हमारे यहाँ का आपका सिल्क, हमारे यहाँ का वुड, ठीक है, ये कितना पॉपुलर था, हमारे यहाँ का हैंडीक्राफ्ट, लेकिन ब्रिटिशर्स ने बर्बाद कर दिया। अब भी जो एमएनसीज है वो नियो इंपेरियलिज्म यूज करके, जो एक तरह का नया वाला आपका हमारा जो वो हो रहा है, वहां की एमएनसीज देख लो ना, अपने सामान को बेच रही है यहाँ पे। आपका जो पहले हम अपने खुद के यहाँ के कपड़े पहनते थे, जैसे धोती कुर्ता पहनते थे, पजामा पहनते थे, सबको जीन्स ने रिप्लेस कर दिया। हम छाछ पीते थे, दही खाते थे, उसकी जगह कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। तो एक तरह से ये क्या है, जो ब्रिटिशर्स तो यहाँ रह के हमारा एक्सप्लॉयटेशन करते थे, अब एमएनसीज बाहर से हमारा एक्सप्लॉयटेशन कर रही है, हमारे यहाँ के प्रोडक्ट्स बिक ही नहीं रहे, सब चीजें आप बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहली चीज है बी वोकल फॉर लोकल। सबसे पहले आपको आवाज उठाने की जरूरत है, अपने लोकल को सपोर्ट करना है, लोकल को खरीदना है। देखो, लोकल प्रोडक्ट्स हेल्प द कंट्री इमेंसली इन टैकलिंग द पेंडेमिक। हमने यहीं पे बनाया चीजों को, उन्हीं से हमारा काम चल रहा है। ओके, लोकल मार्केट एंड लोकल मैन्युफैक्चरिंग आर पावरफुल टूल्स टू ग्रो इकोनॉमी। बिल्कुल सही है, जितना ज्यादा है प्रोड्यूस होगा उतना गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा, बाहर से हमारे इंपोर्ट्स कम होंगे, हमारा पैसा बचेगा। और इंडियन शुड नॉट ओनली बाय लोकल प्रोडक्ट्स बट ऑल्सो प्रमोट देम विद प्राइड। सीधी सी बात है, आपको मैं समझाऊं तो अब आपको जॉकी की जगह रूपा पहनना है। ओके, जॉकी की जगह आपको रूपा पहनना है, ये है सीधा सा कंसेप्ट। और जहां आपको आईफोन यूज करते हैं तो उसकी जगह अब आपको लावा यूज करना है, इंडियन मेड। ओके, मेड इन इंडिया आपको यूज करना है। जैसे अमेरिका नहीं करता है, बाय अमेरिकन हायर अमेरिकन। ओ भाई, जब हम ही सपोर्ट नहीं करेंगे तो आपको सपोर्ट करने की जरूरत है। जितनी ज्यादा लोकल मैन्युफैक्चरिंग होगी उतना ही ज्यादा हमारा इंडिया एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा। अभी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि कंपनी चाइना से शिफ्ट हो रही है, क्योंकि चाइना से उनको प्रॉब्लम है, क्योंकि अभी चाइना के लेके उनके दिमाग में बहुत ज्यादा डाउट्स है। तो जितनी भी कंपनीज है, देखो अभी यूएस का तो वैसे ही चाइना से नहीं बन रहा, तो वहां से कंपनीज आपकी रीलोकेट हो रही है, और रीलोकेट होकर उनको सबसे ज्यादा अच्छी जगह दिख रही है इंडिया। और इंडिया में अभी जो आपका एक स्ट्रिंजेंसी इंडेक्स निकाला गया है, स्ट्रिंजेंसी इंडेक्स ये बताता है किस कंट्री ने कोविड-19 से सबसे अच्छे से फाइट किया है। इंडिया उसमें टॉप पे है। तो सारी कंट्रीज हमारी तरफ देखी है। फिर हमने सॉफ्ट पावर, देखो हमारी सॉफ्ट पावर कितनी स्ट्रांग हुई है। हमने हर कंट्री को हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन भेजा है, ठीक है, कोई भी कंट्री हो भले से, आपकी यूएस हो, ठीक है, आपका इजराइल हो, सबको हमने हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन भेजा है, ओके, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, SCQ। ओके, ये आपका एंटी मलेरियल ड्रग होता है, ये हमने सबको भेजा है। तो अभी ये हम इससे हमने जो मेडिसिन की सप्लाई की है, उससे हमारी सॉफ्ट डिप्लोमेसी, जो सॉफ्ट पावर है, वो बहुत ज्यादा अभी स्ट्रांग हुई है। कंट्रीज हमारी तरफ देख रही है, इंडिया की तरफ देख रही है कि इंडिया कुछ करेगा, इंडिया ही कोविड-19 को की प्रॉब्लम से हमको निजात दिलाएगा। और सब जगह देख लो कितना बुरा हाल है, लेकिन इंडिया ने इसको कंट्रोल किया है। तो अब इंडिया के पास तो अपॉर्चुनिटी है। ओके, तो इस चैलेंज को देखो, इंडिया हैज टर्न द कोविड-19 ट्रेजेडी इनटू एन अपॉर्चुनिटी। ओके, कैसे? हमने यहाँ पे देखो
हमारे प्रधानमंत्री जी ने क्या बोला, कोविड-19 से पहले हमारे यहाँ पे पीपीई किट बनती ही नहीं थी। ओके, अब हम 2 लाख पीपीई किट बना रहे हैं और 2 लाख N95 मास्क बना रहे हैं हर दिन। पहले कुछ नहीं बनता था। नॉट ए सिंगल पीपीई किट वॉज मेड इन इंडिया। पीपीई मीन्स पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। तो ये अब हमारे मोदी जी ने बोला, आपके प्रधानमंत्री जी ने, दैट इन ए वर्ल्ड दैट इज फाइटिंग लाइफ एंड डेथ, इंडियाज मेडिसिन टुडे ब्रिंग ए न्यू होप। हमने हर जगह पे आपकी मेडिसिन भेजी है, तो सब लोग इंडिया की तरफ देख रहे हैं। तो ये हमारे पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और उन्होंने जो 5 पिलर्स की बात की, मैं 5 पिलर्स की पहली बात कर चुका हूँ। इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, डेमोग्राफी एंड डिमांड को इंक्रीज करना है। ओके, ताकि रिसेशन से हम फाइट कर सकें। ओके, डिमांड को इंक्रीज करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो ये जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का एड्रेस था वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अब इसमें लास्ट में उन्होंने क्या बोला है कि कोरोना वायरस जो है बेसिकली इतनी आसानी से ये प्रॉब्लम दूर नहीं होने वाली है, तो हमें उसके साथ रहते हुए, कोरोना वायरस के साथ रहते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, पूरे प्रिकॉशंस लेते हुए, और हमको काम तो करना पड़ेगा। ओके, तो अभी इस बारे में फिर 18 से पहले पहले बताया जाएगा कि लॉकडाउन 4.0 किस तरह का होगा। तो वो जब आएगा तब हम आगे अपनी वीडियो में बात करेंगे उसके बारे में। ओके, तो अभी तक जो आपका एड्रेस किया था हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने, वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अब इसके बाद कल आपकी निर्मला सीतारमण, हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है, इनकी कॉन्फ्रेंस थी। तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने डिटेल्स दिए कि 20 लाख जो करोड़ दिया गया वो कैसे यूज होगा। ओके, सो शी हैज गिवन दी डिटेल्स अबाउट दी 20 lakh crore, where it will be used, okay, for different sectors, how much will be given, okay। तो इन्होंने सबसे पहले एमएसएमईज के पे आपका वो किया है टारगेट। एमएसएमईज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर इकोनॉमी, ठीक है। एमएसएमईज क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देते हैं, एक्सपोर्ट्स में इनका बहुत कंट्रीब्यूशन है, 40%, जॉब्स प्रोवाइड कराते हैं, और फिर ये बैकवर्ड क्लासेस, मेजोरिटी ऑफ देम आर ओन्ड बाय बैकवर्ड क्लासेस। तो बेसिकली एमएसएमईज आपके सेक्टर, हमारी ये समझ लो, हमारी इकोनॉमी में मैन्युफैक्चरिंग का मेन पिलर है। इस पे हमारी मैन्युफैक्चरिंग टिकी हुई है। और जब भी अभी कंट्री को जब अब सबसे ज्यादा जरूरत है, उस समय एमएसएमईज ही हैं जो आपकी कंट्री की डिमांड को रिवाइव कर सकते हैं। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, इनको 3 लाख करोड़ का कोलेट्रल फ्री ऑटोमेटिक लोन दिया है। कोलेट्रल फ्री का मतलब है कि यहाँ पे कोई आपकी गारंटी की जरूरत नहीं है, नॉन सिक्योर्ड लोन है, देयर इज नो नीड ऑफ एनी गारंटी। कोलेट्रल लोन्स जो होते हैं उनमें, कोलेट्रल लोन्स में कोई गारंटी आपको देनी पड़ती है। जैसे आप मुथूट फाइनेंस के पास जाओ पैसा देने, तो आपको गोल्ड वहां पे गिरवी रखना पड़ता है ना अपना, लेकिन कोलेट्रल फ्री में आपको कोई गारंटी नहीं देनी। तो इनकी गारंटी कौन है, खुद गवर्नमेंट है। और गवर्नमेंट ने बोला है अगर किसी भी एमएसएमई पे 25 करोड़ तक आउटस्टैंडिंग लोन है, मतलब पहले से उस पर लोन इतना बकाया है, और उसका टर्नओवर अगर 100 करोड़ तक है, तो ऑल दीज एमएसएमईज आर एलिजिबल अंडर दिस स्कीम। कोलेट्रल फ्री लोन्स के लिए ये अवेलेबल है। और साथ में गवर्नमेंट ने यह भी बोला है कि 20,000 करोड़ सब ऑर्डिनेट डेट जो है, स्ट्रेस्ड और एनपीए जो एमएसएमईज है, उनके लिए गवर्नमेंट ने एलोकेट किया है, प्रोविजन ऑफ। अब सब ऑर्डिनेट डेट क्या होता है, बेसिकली आप देखो तो 2 तरह के डेट होते हैं, एक होता है सीनियर डेट, एक होता है सब ऑर्डिनेट डेट। तो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाता हूं। सब ऑर्डिनेटेड डेट आप ये समझ लो कि ऐसा डेट जो बिना किसी सिक्योरिटी के होता है, मतलब ऐसी उधारी जिसपे कोई सिक्योरिटी नहीं होती है, अनसिक्योर्ड लोन होते हैं। तो ये बहुत रिस्की होते हैं। और जो सीनियर डेट होते हैं, इसका जस्ट अपोजिट, दे आर सिक्योर्ड लोन्स। 2 तरह के लोन्स होते हैं। तो अगर कोई कंपनी बिकती है तो सीनियर डेट तो आपका पेएबल है। क्यों पेएबल है, क्योंकि वहां पे सिक्योरिटी है, पहले से उसके अगेंस्ट में कोई सिक्योर्ड लोन है। लेकिन जब आपका सबऑर्डिनेटेड डेट है, ये बहुत ज्यादा रिस्की है। मतलब अगर कोई किसी ने भी अगर आपको कोई भी बैंक सबऑर्डिनेटेड डेट देता है, तो बैंक को पैसा वापस मिलेगा नहीं मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो अगर हम देखें तो सबऑर्डिनेटेड डेट एंड सीनियर डेट डिफर इन प्रायोरिटी इन केस द डेट क्लेम्स आर पेड बाय ए फर्म फेसिंग बैंकरप्सी और लिक्विडेशन। फॉर एग्जांपल, कल की डेट में मान लो आपकी एक कोई कंपनी आपकी, मान लो इंडिगो ही है, इंडिगो आपकी एयरलाइंस है, और इसके पास 2 तरह के इसने डेट लिए हुए हैं। एक इसके पास डेट है आपका सबऑर्डिनेटेड डेट, और दूसरा है सीनियर डेट। और कल की डेट में आपकी इंडिगो बिक जाती है, मान लो लॉस में जाती है और बिक जाती है, तो ये जो सीनियर डेट है ना, इसने किसी से लिया होगा, बैंक से लिया होगा, वो तो पे हो जाएगा, क्योंकि वो तो सिक्योर्ड होता है। मतलब सिक्योर्ड मतलब उसके अगेंस्ट में कुछ कोलेटरल होता है। लेकिन ये जो आपका सबऑर्डिनेटेड डेट है ना, उसके अगेंस्ट कोई सिक्योरिटी नहीं है, तो ये पे नहीं होगा। मतलब जिनसे भी इंडिगो ने सबऑर्डिनेटेड डेट लिया होगा, इस तरह का उधार लिया होगा, वो बेचारे डूब जाएंगे। समझ गए बात को? तो मतलब एक तरह का रिस्की लोन है। और बैंक से ये रिस्की लोन क्यों दे देते हैं, क्योंकि बैंक्स को ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है। तो सबऑर्डिनेटेड डेट आपका एक तरह से समझ लो रिस्की लोन है, जिसपे कोई कोलेटरल नहीं होता है, अनसिक्योर्ड लोन होता है। सबऑर्डिनेटेड डेट्स और जूनियर डेट, इसको जूनियर डेट भी बोलते हैं, इज ऑफ लेस प्रायोरिटी,
मतलब इसको पे नहीं किया जाता, देन सीनियर डेट इन टर्म्स ऑफ रीपेमेंट, मैंने बोला ना पहले ये रीपे किया जाएगा सीनियर डेट, फिर उसके बाद कुछ बचा तो आपका सबऑर्डिनेटेड डेट पे होता है। सीनियर डेट इज ऑफन सिक्योर्ड एंड देयरफॉर मोर लाइकली टू बी पेड बैक, whereas subordinated debt is not secured and therefore more risky. Is it clear? तो यहाँ पे देखो ना आप, जो ज्यादा रिस्की लोन है उसमें गवर्नमेंट को भी पता है कि उनमें एमएसएमईज पैसा पे नहीं करेंगे, तो कौन पे करेगा, तो गवर्नमेंट ने उसके लिए 20,000 करोड़ का प्रोविजन रखा हुआ है। ओके, ऐसी एमएसएमईज जिनके पास कोलेट्रल नहीं है, उनके पास एनपीए बहुत ज्यादा, उनके लिए गवर्नमेंट ने 20,000 करोड़ का प्रोविजन रखा है, क्योंकि उनको कोई बैंक तो लोन देगा नहीं, तो 20,000 करोड़ सबऑर्डिनेटेड डेट में रखे हैं, जहां पे गवर्नमेंट को पता है कि कुछ एमएसएमई ऐसे जिनके पास कोलेट्रल नहीं है और उनके पास कोई सिक्योरिटी नहीं है, तो उनके लिए अलग से प्रोविजन रखा गया है। होपफुली अब आपको समझ आ गया होगा। एक मैंने आपके लिए टेबल भी बनाई है, सबऑर्डिनेटेड डेट और सीनियर डेट में। सबऑर्डिनेटेड डेट लो प्रायोरिटी होती है इन केस ऑफ रीपेमेंट, लास्ट में मिलेगा। सीनियर डेट में हाई प्रायोरिटी होती है। ये अनसिक्योर्ड होते हैं तो हाई रिस्क होता है, ये सिक्योर्ड होते हैं तो लेस रिस्की होते हैं। अगर किसी कंपनी का लिक्विडेशन होता है यानी वो बिकती है, तो ये सबसे लास्ट में पे किए जाएंगे आपके सबऑर्डिनेटेड, अगर पैसा बचा तो। और अगर लिक्विडेशन होता है तो सीनियर डेट सबसे पहले पे किए जाएंगे, क्योंकि सीनियर डेट सिक्योरिटी के अगेंस्ट होते हैं। ओके, तो इट इज क्लियर टू यू नाउ। एमएसएमईज के लिए और गवर्नमेंट ने क्या किया है, एक फंड ऑफ फंड्स बनाया है। फंड ऑफ फंड्स मतलब एक आपका, जैसे कहते हैं ना बाप का बाप, ऐसे ही फंड ऑफ फंड्स, मतलब एक आपका स्पेशल फंड क्रिएट किया गया है एमएसएमईज के लिए। 10,000 करोड़ का इनिशियल कॉर्पस है, मतलब इतना पैसा उसमें इनिशियली डाला गया है, और ये क्या देगा, 50,000 करोड़ देगा आपका, किसको, वाइबल एंड पोटेंशियल एमएसएमईज को। वाइबल एंड पोटेंशियल एमएसएमईज का मतलब ये है वो एमएसएमईज जो आगे जाके बहुत ज्यादा ग्रो करेंगी, तो ऐसी वाइबल और पोटेंशियल एमएसएमईज को 50,000 करोड़ इक्विटी में दिया जाएगा। ओके, इक्विटी मतलब शेयर्स इश्यू करके दिया जाएगा। दूसरा गवर्नमेंट ने क्या किया, ग्लोबल टेंडर्स। ग्लोबल टेंडर्स का मतलब है अब अगर किसी को भी प्रोक्योर करना है, जैसे मान लो मुझे यहाँ पे कुछ भी चीज मुझे प्रोक्योर करनी है, मेरी कोई कंपनी है और मुझे कोई भी चीज प्रोक्योर करनी है, कोई भी चीज खरीदनी है, तो अब हमने क्या किया है, अगर 200 करोड़ तक का टेंडर है तो उसमें बाहर वालों को अलाउ नहीं करेंगे, मतलब ग्लोबल, मतलब कोई यूएस वाला या आपका रशिया वाला ये नहीं आ सकते। अब इंडियन वाले उसके लिए क्या करेंगे, ग्लोबल टेंडर जो भी होगा वो इंडियन वाले उसके लिए अलाउ है। तो इससे भी क्या होगा, हमारा मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी लोकल, क्योंकि अब बाहर वाला नहीं आएगा ना यहाँ पे। अगर मुझे मान लो मैं टेंडर देता हूं कि भाई मुझे ना शू मैन्युफैक्चर करने हैं, ठीक है, या फिर मैं किसी और चीज का टेंडर देता हूं कि मुझे सीमेंट बनानी है, कोई भी चीज आपका मैन्युफैक्चरिंग आप कर सकते हो, शू कर सकते हो, अप्रैल कर सकते हो, ठीक है, कपड़े। तो 200 करोड़ तक का अगर है, 200 करोड़ या उससे कम का है, तो उसमें फिर मैं बोलूंगा सिर्फ लोकल वालों का अलाउ है, तो इससे लोकल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। फिर ई मार्केट लिंकेज कर दिया हमने। ई मार्केट लिंकेज का मतलब ये है कि पहले एमएसएमईज को, बेचारियों को अपने सामान को प्रमोट करने के लिए ट्रेड फेयर्स में जाना पड़ता था, एग्जीबिशन में जाना पड़ता था। अब उनको इसमें जाने की जरूरत नहीं है, अब डायरेक्ट वो ई मार्केट के थ्रू अपना जो भी ई मार्केट में होगा ना, अपना सामान वहां पे डाल देंगे कि हमारे पास ये सामान है, और बायर डायरेक्टली उनसे खरीद लेगा। यानी डायरेक्ट इंटरफेस प्रोड्यूस कर दिया आपने बायर और सेलर के बीच में, जैसे आपका नहीं होता फ्लिपकार्ट अमेजन पे आप जाके सामान खरीद लेते हो, तो इससे भी एमएसएमईज प्रमोट होंगी। ओके, फिर ये एमएसएमईज की डेफिनेशन चेंज कर दी गई है। देखो पहले एमएसएमईज को इस बेसिस पे क्लासिफाई किया जाता था। ओके, पहले सिर्फ इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे क्लासिफाई किया जाता था। ओके, और उसमें भी आपकी मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस को अलग अलग रखा था। इन्वेस्टमेंट मतलब मुझे आपकी कंपनी शुरू करने के लिए, इंडस्ट्री शुरू करने के लिए कितना पैसा चाहिए। अगर 25 लाख से कम चाहिए होता तो माइक्रो बोलते थे, 25 लाख से 5 करोड़ तक तो स्मॉल, 5 करोड़ से 10 करोड़ तो मीडियम, और सर्विस के केस में 10 लाख से कम में आपका माइक्रो, 10 लाख से 2 करोड़ स्मॉल, और 2 करोड़ से 5 करोड़ आपका मीडियम। अब ये हटा दिया है ये सिस्टम। अब पहली बात तो दोनों को एक साथ कर दिया है, वो डुप्लीकेशन है फालतू में। आप इतना क्या क्लासिफिकेशन कर रहे हो, इतना इससे बड़े ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आपको प्रमोट करना है, कम से कम चीजें रखो। तो दोनों को एक साथ क्लब कर दिया है, और अब इन्होंने कंपोजिट क्राइटेरिया ना दोनों को मिला के, और कंपोजिट क्राइटेरिया में सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग एक साथ, और साथ में इन्वेस्टमेंट के साथ अब इन्होंने एनुअल टर्नओवर भी डाल दिया। एनुअल टर्नओवर मतलब साल में कितना कंपनी का टर्नओवर है, कितना उसने पैसा अर्न किया, प्रॉफिट नहीं, एनुअल टर्नओवर। जैसे मान लो मैं शू मैन्युफैक्चरिंग करता हूं, तो शू मैन्युफैक्चरिंग में मान लो साल में मैंने 100 करोड़ कमाया, तो मैं बोलूंगा मेरा 100 करोड़ का टर्नओवर है। लेकिन उसमें से प्रॉफिट मेरा होगा ना, वो क्या होगा, जब मैं अपने लोन चुका दूं, जब अपने एम्प्लॉयज को पैसा दे दूं, तो टर्नओवर इज डिफरेंट एंड प्रॉफिट इज डिफरेंट। तो जो पहला क्राइटेरिया रखा है इसके लिए, 1 करोड़ से कम का इन्वेस्टमेंट, और टर्नओवर अगर आपका 5 करोड़ से कम है तो वो माइक्रो, दोनों के लिए सेम है। और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अगर आपका 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में, और टर्नओवर आपका 5 करोड़ से 50 करोड़ के बीच में। और यहाँ पे अगर आपका इन्वेस्टमेंट
10 करोड़ से 20 करोड़ के बीच में, और आपका जो टर्नओवर है वो आपका 50 करोड़ से 100 करोड़ के बीच में। तो ये आपको प्रीलिम्स के लिए ये याद रखनी है। ओके, क्योंकि अभी चेंज किया है एमएसएमई को, न्यू डेफिनेशन, यहाँ पे नई चीज क्या लेके आ गए, टर्नओवर लेके आ गए। तो ये आपको याद रखना है, और आप मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस यूनिट में कोई डिस्टिंक्शन नहीं है। ओके, इसके बाद गवर्नमेंट ने अभी ईपीएफ में आपका, ईपीएफ आप ऐसे समझो, अगर किसी को भी सैलरी मिलती है ना, सैलरी या कुछ पैसा मिलता है, तो उस पैसे में से कुछ परसेंट है ना पहले ही गवर्नमेंट या आपका टैक्स में कर जाता है, जिसे कहते हैं टीडीएस, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, ठीक है, और कुछ पैसा आपका ईपीएफ में कट जाता है। ओके, ईपीएफ का मतलब है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। तो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में कुछ पैसा कटता है। वो पैसा क्यों कटता है? ताकि आपको बाकी बाद में पेंशन मिल सके। तो पहले ये कितना था? पहले ये 12% था। 12% आपका खुद कटेगा, और 12% उसमें गवर्नमेंट आपके लिए पे करेगी, मतलब आपका एम्प्लॉयर। जैसे मान लो मेरा 12% कटता है, और 12% उसमें कंट्रीब्यूट कौन करेगी? गवर्नमेंट खुद, या फिर मेरा एम्प्लॉयर। मान लो मैं अभी किसी गवर्नमेंट कंपनी में आप काम करते हो, तो 12% तो आपका सैलरी में से कटेगा, और 12% वो आपकी कंपनी करेगी। या फिर मान लो मैं किसी प्राइवेट कंपनी में भी करता हूं, तो भी 12% मेरा खुद का कटेगा, 12% वो कंट्रीब्यूट करेगी। तो टोटल आपका ईपीएफ में पैसा कितना जाता था? 24% जाता था। अब ये देखो, दोनों के लिए बर्डन था, आपका भी कट रहा है और साथ में एम्प्लॉयर को भी देना पड़ रहा है, आपकी जो कंपनी है। तो अब गवर्नमेंट ने क्या किया है कि 3 महीने के लिए कुछ बिजनेसेस और वर्कर्स को ईपीएफ सपोर्ट दे दिया, यानी सारा पैसा जो उनका ईपीएफ में वो गवर्नमेंट खुद जमा कराएगी, एम्प्लॉयर को जमा कराने की जरूरत नहीं है। और ये स्कीम आपकी कहां से है? ये गरीब कल्याण योजना से। गरीब कल्याण योजना आपकी एक स्कीम है जो गवर्नमेंट ने 2016-17 में शुरू करी थी। उसमें क्या किया था गवर्नमेंट ने? जो आपका टैक्स का पैसा लोगों ने इवेड कर रखा है, तो गवर्नमेंट ने उनको बोला था आप इसमें पैसे जमा कराओ, और हम आप पे कुछ पेनल्टी लगाएंगे, लेकिन आपको सजा नहीं देंगे इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग। तो उसमें गवर्नमेंट के पास काफी पैसा आया था। तो अब उसका पैसा जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में जो अकाउंट में पैसा आया था गवर्नमेंट के पास, वो पैसा गरीबों के कल्याण के लिए यूज किया जा रहा है। तो देखो, अभी गवर्नमेंट ने 2,500 करोड़ का लिक्विडिटी रिलीफ दिया है। कितने को? 72.2 लाख एम्प्लॉइज। समझ गए ना आप बात को? इनका ईपीएफ में जो पैसा कटता था, वो अब इनका पैसा नहीं कट रहा है, वो गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट कर रही है। तो अब इनके पास ज्यादा पैसा रहेगा हाथ में, तो ये ज्यादा चीजें खरीद पाएंगे, डिमांड बढ़ेगी, आपकी इकोनॉमी रिवाइव होगी। साथ में गवर्नमेंट ने क्या बोला है? ये तो उनके लिए जिनको गवर्नमेंट ने रिलीफ दिया है, लेकिन जिनको रिलीफ नहीं दिया, गवर्नमेंट ने वहां पे भी बोला है कि भाई अब 12 की बजाय आप 10% काटो। 10% काटने से क्या होगा? आपका जिसका पैसा कट रहा है एम्प्लॉय, उसके हाथ में भी 2% एक्स्ट्रा बचेगा, और जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है उसके पास भी 2% एक्स्ट्रा बचेगा। तो जो पैसा एक्स्ट्रा बचेगा उससे नई, वो या तो आगे इन्वेस्ट करेगा, या फिर वो नई चीजें खरीदेगा, तो उससे सिस्टम में डिमांड बढ़ेगी, आपकी इकोनॉमी रिवाइव होगी। यानी कि ये सारे काम आपके इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए या फिर सिस्टम में डिमांड बढ़ाने के लिए किए जा रहे हैं। लेकिन ये आपके गवर्नमेंट जो आपकी कंपनीज है, जैसे सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस सीपीएसईज और स्टेट पीएसयूज, जो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है, वहां पे एप्लीकेबल नहीं है। वहां तो आपका 12% ही कटेगा, क्योंकि वो पे कर सकती है, वहां पे सैलरीज ज्यादा होती है, तो वहां पे 12% काट सकते हो। तो गवर्नमेंट ने ईपीएफ में 3 लेवल है। एक जगह तो गवर्नमेंट ने बिल्कुल फ्री कर दिया है, वो गवर्नमेंट पे करेगी। दूसरी जगह गवर्नमेंट ने बोला है 10% कर दो, और तीसरी जगह गवर्नमेंट ने बोला है जो बड़ी कंपनीज है कि आप तो काटते रहो 12%, और 12% आपका एम्प्लॉयर देगा। ओके, दिस इज योर ईपीएफ। फिर गवर्नमेंट ने क्या किया? टीडीएस भी आपका, जो नॉन सैलरीड लोग हैं, नॉन सैलरीड लोग मतलब जिनको सैलरी नहीं मिलती है, तो नॉन सैलरीड लोगों में कौन कौन आते हैं आपके? ये आपके नीचे मैंने ये आपके लिखा हुआ है, ठीक है। आपके रेंट, ब्रोकरेज, ओके, रेंट वाले आते हैं, ब्रोकरेज वाले आते हैं, और साथ में आपके इंटरेस्ट, डिविडेंड, इन पे जो आपको पैसा मिलता है। जैसे मान लो आपको 100 रुपए मिलते थे पहले, तो 100 रुपए में से गवर्नमेंट मान लो आपका 100 रुपए कटता था, मान लो पहले। ओके, मतलब 100 रुपए आपका, आपको कुछ भी पैसा मिला उसमें से 100 रुपए आपका टैक्स में कट गया, टीडीएस, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। मैं अभी सिर्फ इन लोगों की बात कर रहा हूं, ये जो लोग हो गए ना, ये वाले, ठीक है। इन लोगों को अगर कुछ भी कहीं से, जैसे मान लो रेंट पे मैंने मकान दे रखा है, तो उसमें मेरे को रेंट मिलेगा, उसमें मेरा टीडीएस कटता था, गवर्नमेंट को मुझे पे करना पड़ता था। या मैंने ब्रोकरेज पे मुझे पैसा मिला, तो उसका कुछ पार्ट गवर्नमेंट को पे करना पड़ता था। कहीं पे मेरे को इंटरेस्ट मिल रहा है बैंक से, उस पर पे करना पड़ता था। मेरे को प्रॉफिट हुआ, डिविडेंड मिला कंपनी में शेयर से, तो पे करना पड़ता था। कहीं से कमीशन, मतलब इन सब पे टीडीएस कटता था। गवर्नमेंट ने अब उस टीडीएस को 25% कम कर दिया है, ताकि लोगों के पास पैसा बचे, लोग ज्यादा चीजें खरीदे, डिमांड बढ़े। तो अगर पहले 100 रुपए कटता था मेरा, तो अब कितना कटेगा? 25% कम हो गया, तो 75 कटेगा बस। यानी यहाँ पे पैसा बच रहा है, मेरे पास पैसा बचेगा तो क्या करूंगा? उसका चीजें खरीदूंगा, डिमांड बढ़ेगी। ऐसी गवर्नमेंट ने क्या किया? टीसीएस भी कम कर दिया है, टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। तो टीसीएस बेसिकली आपका जो सेलर होता था वो जमा कराता था। देखो ऐसा होता है, सेलर नहीं, हाँ सेलर। जैसे मान लो कोई सेलर है, कोई सामान बेचता है, और यहाँ पे आपका बायर है, बायर जैसे कि मैं हूं, ओके। तो मैं जब इसको पैसा दूंगा,
तो ये उस पैसे में से गवर्नमेंट को कुछ पैसा जमा कराएगा, जिसे हम कहते हैं टीसीएस, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। इसने मुझसे लिया टैक्स, कुछ भी मैंने खरीदा मान लो इसके पास से, इसने मुझसे टैक्स लिया और ये गवर्नमेंट के पास जमा कराता था। तो जितना ये जमा कराता था, अब गवर्नमेंट ने उसमें 25% कम कर दिया है कि भाई तू 25% कम जमा करा ताकि तेरे पास ज्यादा पैसा रहे, तो सिस्टम में डिमांड बढ़े। तो बेसिकली जो गवर्नमेंट ये सारे काम कर रही है वो इसलिए कर रही है ताकि आपकी सिस्टम में डिमांड बढ़ाई जा सके। ओके, तो होपफुली ये चीज आपको क्लियर होगी। फिर गवर्नमेंट ने ड्यू डेट ऑफ ऑल इनकम टैक्स रिटर्न, देखो अभी हालात इतने खराब चल रहे हैं कि कौन अपना टैक्स भर पाएगा इस समय, तो गवर्नमेंट ने जो इनकम टैक्स भरने की डेट है उसको एक्सटेंड कर दिया है। ओके, अब आपकी गवर्नमेंट ने जो आपकी एक्सटेंड कहां तक कर दी है, अक्टूबर 31 टू यानी 31 अक्टूबर 2020 से लेके आप नवंबर तक, देखो कितना आगे ले गई है गवर्नमेंट, तो कितना बेनिफिट दिया है। फिर गवर्नमेंट ने टैक्स ऑडिट की भी आपकी डेट को चेंज कर दिया है, असेसमेंट की डेट को भी आगे कर दिया है, क्योंकि ये जब आगे जाएंगी तो सारी डेट आपकी आगे जाएगी। तो बेसिकली गवर्नमेंट ने जो टैक्स फाइल नहीं करने की दिक्कत आएगी, इस समय लोगों के पास पैसा भी नहीं है, अगर कुछ टैक्स में पैसा पे भी करना है वो भी नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने इनको रिलीफ दे दिया है इनकम टैक्स पे करने में। ओके, इसका मतलब ये है। फिर अभी लेटेस्ट गवर्नमेंट ने, जैसे कल आपकी फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला, अभी उन्होंने सेकंड सेट ऑफ इकोनॉमिक मेजर्स की बात की है। उसमें हमारे कौन कौन की बात की है, माइग्रेंट वर्कर्स की, ठीक है, अभी इन्हीं का तो प्रॉब्लम चल रहा है। दूसरा स्ट्रीट वेंडर्स, बेचारे इनको अभी जॉब कहाँ मिल रही है, कोई आपका पानीपुरी वाला, आपका भेलपुरी वाला अभी कहाँ दुकान लगाना पा रहे हैं। स्मॉल ट्रेडर्स, फार्मर्स और सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल, इनके लिए अभी हमने क्या बोला है, तो आपकी देखो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर बोल रही है वी आर टेकिंग केयर ऑफ देम। कैसे केयर कर रहे हैं, देखो फार्मर्स के लिए देखो, सबसे पहले फार्मर्स के लिए हमने क्या क्या किया, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बहुत ज्यादा डिटेल में जो होंगे लेक्चर्स, मेरे इकोनॉमिकल लेक्चर्स होंगे मेरे चैनल पे, आप देख लीजिएगा। सबसे पहले तो ये देखो 63 लाख लोन्स, कितने के, 86,600 करोड़ अप्रूव्ड इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर को इतना लोन मिला। फिर नाबार्ड ने पैसा दिया है, नाबार्ड नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ओके, नाबार्ड इज नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इट इज ए काइंड ऑफ एनबीएफआई, ठीक है, एनबीएफआई नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ओके, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट एनबीएफआई है, और एनबीएफआई में भी किस तरह का एनबीएफआई है, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। जैसे आपका हमारा आरबीआई देखता है ना पूरी कंट्री को, ऐसे रूरल एरियाज में जितने बैंक है, आरआरबीज, कोऑपरेटिव बैंक्स, उनको नाबार्ड देखता है। तो नाबार्ड बेसिकली रूरल एरिया का बॉस है, ये समझ लो आप। ओके, तो छोटे लेवल पे नाबार्ड बॉस है, बड़े लेवल पे आपका आरबीआई बॉस है। तो नाबार्ड ने देखो कितना पैसा दिया है, 29,500 करोड़। फिर आपका रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, ठीक है, इसको भी नाबार्ड ही मैनेज करता है, इससे भी आपके स्टेट्स को पैसा मिलता है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, तो इससे भी कितना पैसा मिला है, 4,200 करोड़। फिर गवर्नमेंट ने 6,700 करोड़ सैंक्शन किए स्टेट गवर्नमेंट एंटिटीज को, ताकि वो फार्मर से उनके सामान को खरीद सके, एग्रीकल्चर जो प्रोड्यूस है उनको क्या कर सके, प्रोक्यूर कर सके। एमएसपी होता है ना आपका, एमएसपी पे। तो बेसिकली गवर्नमेंट ने फार्मर्स के लिए इतनी सारी चीजें की हैं, इतना सारा पैसा दिया है, ये वाला दिया है, ये वाला दिया है, ये वाला दिया है, ये वाला दिया है। और फिर एक आपने नाम सुना ही होगा, प्रधानमंत्री किसान। प्रधानमंत्री किसान में जितने भी आपके फार्मर्स हैं सबको हर साल हम 6,000 रुपए देते हैं। ओके, 2-2 हजार करके देते हैं हम, ठीक है, हर क्वार्टरली 2-2 हजार, मतलब हर 4 महीने में 2-2 हजार रुपए देते हैं, ठीक है। 4 महीने में जैसे आपका शुरू में आपने अप्रैल में जमा करा दिए 2,000 रुपए, फिर अप्रैल के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, फिर आप कब कराओगे, अगस्त में। ओके, फिर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, फिर आप दिसंबर में जमा कराओगे। तो गांव के लिए 2,000 रुपए भी बहुत होते हैं, देखो 4-4 महीने में आप करके देते हो, तो सारे फार्मर्स को देते हैं। जैसे मान लो एक घर में अगर लैंड होल्डिंग आपकी मान लो 4 हेक्टेयर है और 4 भाई हैं, चारों भाइयों के 1-1 हेक्टेयर नाम है, तो चारों भाइयों को 2-2 हजार रुपए मिलेंगे। तो एक तरह से ये ना आपका क्या है, एक तरह से मॉनेटरी आपका डायरेक्ट बेनिफिट दिया जा रहा है, एक तरह की सब्सिडी दी जा रही है इन द फॉर्म ऑफ मनी, क्योंकि बेचारे गरीब होते हैं, इनको पैसा देना बहुत जरूरी है। तो देखो कितने सारे हमने इसके लिए वो लिया है। फिर अर्बन पुअर माइग्रेंट्स के लिए हमने क्या लिया है, सेंटर ने पैसा रिलीज किया है, ठीक है, 11,002 करोड़ रुपए, ठीक है, ये देखो सारा स्टेट्स को दिया है। फिर इनको फ्री मील प्रोवाइड कराई जा रही है अर्बन जो शेल्टर्स है वहां पे। फिर जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है उन्होंने इनके लिए 3 करोड़ मास्क प्रोड्यूस किए हैं, सैनिटाइजर प्रोड्यूस किया है, ठीक है, और ये इसकी वजह से आपका अर्बन पुअर को वो भी मिल रहा है एम्प्लॉयमेंट। ओके, तो कह रहे हैं ना मेक इन इंडिया हो रहा है, एक अपॉर्चुनिटी है, चैलेंज भी। फिर आपने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इतने सारे बन गए आपके। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स मतलब अधिकतर इसमें व्यूमेन होती हैं, कुछ व्यूमेन एक साथ आ जाती हैं, ग्रुप बना लेती हैं। जैसे मान लो कुछ व्यूमेन आ जाए और वो व्यूमेन मिलकर अभी मास्क बनाए, कुछ व्यूमेन आ जाए वो मिलकर सैनिटाइजर बनाए,
या फिर कुछ व्यूमेन मिलके आ जाए आपकी, ठीक है, वो बाकी की चीजें आपके ग्लव्स बनाना शुरू कर दें, या फिर पापड़ बनाना शुरू कर दें, बिस्किट्स बनाना शुरू कर दें, तो बेसिकली इनको इजी लोन भी हम प्रोवाइड कराते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बेसिकली व्यूमेन को एम्पावर करते हैं। ओके, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बहुत सारे हैं। केरला में जब बाढ़ आई थी तो वहां पे एक सेल्फ हेल्प ग्रुप था कुदुमश्री, उसने बड़ी हेल्प की थी, वो बड़ा न्यूज में रहा था। ओके, तो ये सारे देखो आप अर्बन, इनके लिए हम खाने का प्रोवाइड करा रहे हैं, साथ में इनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करा रहे हैं। ओके, और इनको हमने डायरेक्ट ये मॉनिटरी देखो 11,002 करोड़ इतना पैसा भी दिया है हमने। ओके, उसके बाद मनरेगा वालों के लिए क्या किया है, मनरेगा वालों के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, देखो कितना करोड़ रुपया ये दिया है, देखो 14.6 करोड़ पर्सन डेज ऑफ वर्क। ठीक है, उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या किया है, इतने इतने वेजेस वर्क ऑफर टू 2.33 करोड़ वेज सीकर्स, इतने लोगों को गवर्नमेंट ने वो दिया है, काम दिया है। ओके, कितनी पंचायत में 1.87 लाख ग्राम पंचायत। फिर एवरेज जो आपका पैसा मिलता है वो 202 कर दिया, 202 पहले जबकि 182 था, यानी वेजेस बढ़ा दिए। और साथ में देखो आप ज्यादा पर्सन एनरोल हुए। तो मनरेगा बेसिकली आपकी क्या है, एक स्कीम है जो बेसिकली आपको पता है ना, एग्रीकल्चर में हमेशा डिस्ट्रेस रहता है, कभी मॉनसून नहीं हुआ, ठीक है, कभी मॉनसून अच्छा नहीं आया, कभी आपका और हमेशा एग्रीकल्चर होता नहीं है, कुछ लोगों के क्या है फसल बर्बाद हो गई, ठीक है, और या फिर आप फसल से इतना पैसा कमा नहीं पाते हो, तो उनको एक तरह से ऑल्टरनेटिव आपका वो है, ठीक है, ऑल्टरनेटिव सोर्स है ऑफ इनकम मनरेगा। तो मनरेगा बहुत आपकी अच्छी स्कीम है, तो गवर्नमेंट देखो कितना सपोर्ट कर रही है इसको। तो ओके, तो देखो उधर फार्मर्स को वैसे भी कर रही है, साथ में मनरेगा के थ्रू भी कर रही है। लेबर कोड्स, गवर्नमेंट ने लेबर कोड्स में चेंज किया, अभी हमने बात की थी ना 5 पिलर्स में आपको लॉ चेंज करने, तो लेबर कोड में गवर्नमेंट ने मिनिमम वेजेस का यूनिवर्सलाइजेशन कर दिया। पहले क्या होता था, मिनिमम वेजेस जो ठेकेदार होते थे अपने हिसाब से डिसाइड कर देते, अब गवर्नमेंट ने मिनिमाइज अब यूनिवर्सलाइजेशन कर दिया कि इससे कम आप नहीं दे सकते। ओके, गवर्नमेंट नेशनल फ्लोर वेज इंट्रोड्यूस कर दिया है, ठीक है, ताकि जो डिस्पैरिटी थी मिनिमम वेजेस में, कि कोई आपको 100 रुपए दे रहा है, कोई आपको 150 दे रहा है, व्यूमेन और आपका जो मेल है इनको अलग अलग दिए जा रहे हैं, चिल्ड्रन को अलग दिए जा रहे हैं, तो ये सब डिस्पैरिटी खत्म कर दी है। ओके, फिर इनका एनुअल हेल्थ चेकअप करेगी, इनके लिए सोशल सिक्योरिटी स्कीम लेके आई है, किसके लिए, गिग वर्कर्स के लिए। गिग वर्कर्स मतलब जो आपके वर्कर्स होते हैं ना, जिनको कभी काम मिला कभी नहीं मिला। दूसरे प्लेटफॉर्म वर्कर्स, प्लेटफॉर्म वर्कर्स मतलब जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का यूज करके काम करते हैं, जैसे उबर वाले हो गए आपके, फिर जोमेटो वाले हो गए, तो इनके लिए गवर्नमेंट सोशल सिक्योरिटी स्कीम लाई है, क्योंकि बेचारों को कभी कभी काम मिलता नहीं है, तो उस समय गवर्नमेंट इनको पैसा देगी। और सारे जो ऑक्यूपेशन थे वुमेन के लिए भी ओपन कर दिए गए और उनको सिक्योरिटी सेफ गार्ड्स मिलेंगे, ठीक है, नाइट में वो काम कर सकती है, नाइट में उनकी सिक्योरिटी रखी जाएगी, ठीक है, उसके लिए भी गवर्नमेंट ने प्रोविजन किए। फिर जो बेचारे कई लोग ऐसे होते हैं, कई कंपनीज क्या करती है, अपने एम्प्लॉइज को निकाल देती है। क्यों? क्योंकि या तो वो एम्प्लॉइज के पास स्किल्स नहीं होती है, या फिर उसको प्रॉफिट अर्न करने के चक्कर में निकाल देती है। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, ऐसे लोगों को जिनको निकाल दिया गया है उनको रीस्किल कर रही है, मतलब उनको ऐसी स्किल्स दे रही है ताकि वो दूसरी जगह पे जॉब ले सके। तो जैसे रीट्रेंड एम्प्लॉइज का मतलब है जिनको निकाल दिया गया है, तो ऐसे लोगों को गवर्नमेंट रीस्किलिंग कर रही है। रीस्किलिंग मतलब उनको, जैसे मान लो बेचारों को कंप्यूटर चलाना नहीं आता था, तो गवर्नमेंट ने, उसने प्राइवेट कंपनी निकाल दिया, अब गवर्नमेंट उनको कंप्यूटर चलाना सिखा रही है, बाकी स्किल्स दे रही है। ओके, तो ताकि उनको और दूसरी जगह पे एम्प्लॉयमेंट मिल सके। फिर गवर्नमेंट ने एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, ठीक है, कॉर्पोरेशन, ये आपका एक इंश्योरेंस प्रोवाइड कराता है। तो आप जितने भी आपके एम्प्लॉयज है जो हजार्डस इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, उन सबका इंश्योरेंस कंपलसरी कर दिया है। अगर उनको कुछ हो जाता है तो ईएसआईसी उनको पे करेगी, और अगर उनको कुछ भी एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो उनका इलाज सारा फ्री होगा, वो सारा ईएसआईसी करेगी, एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। ओके, तो ये गवर्नमेंट ने इतने अच्छे काम किए हैं, ठीक है, लेबर क्लास के लिए। फिर गवर्नमेंट ने फूड ग्रेन माइग्रेंट्स के लिए क्या किया है, माइग्रेंट को फ्री फूड सप्लाई दी है 2 महीने के लिए। फिर माइग्रेंट्स को देखो आपको 5 kg ऑफ ग्रेन्स पर पर्सन, 1 kg चना पर फैमिली, ये आपके प्रोविजन है। ओके, इसके अलावा आपका नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट तो है ही है, उसमें तो आपको मिलता ही मिलता है। उसके अलावा गवर्नमेंट ने ये माइग्रेंट्स के लिए स्पेशली लेके आई है। ओके, तो इससे आपके 8 करोड़ माइग्रेंट वर्कर्स को फायदा मिलेगा। गवर्नमेंट ने कितना खर्चा किया इसके लिए, 3,500 करोड़। ओके, अब गवर्नमेंट वन नेशन वन राशन कार्ड को भी इंप्लीमेंट करने वाले। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम। क्यों? क्योंकि अभी प्रॉब्लम ये है कि अगर कोई बिहार का माइग्रेंट वर्कर है और वो अगर मुंबई में काम कर रहा है, तो वो मुंबई में आपका राशन जो है, उसका पास जो राशन कार्ड है, ठीक है, उस राशन कार्ड से वो वहां की राशन शॉप से राशन नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि उसका कार्ड तो बिहार का बना हुआ है।
लेकिन वन नेशन वन राशन कार्ड में आपका क्या होगा, बेसिकली कोई भी बंदा कहीं का भी हो वो कहीं पे भी अपने राशन कार्ड को यूज कर पाएगा। तो ये देखो आपकी वन नेशन वन राशन कार्ड टू बेनिफिट 67 करोड़ पीपल बाय अगस्त 2020। देखो जब डीबीटी आया, आपका आधार आया, ये सब चीजें आपके लोगों के फायदे के लिए आई है। प्रधानमंत्री जनधन योजना आया, जैम ट्रिनिटी आई। अब देख लो ना आप, जैम ट्रिनिटी हमारे पास है, जनधन आधार मोबाइल, इसकी वजह से देखो अब डायरेक्ट पैसा ट्रांसफर कर दे रहे हैं हम। हमें मतलब इतनी प्रॉब्लम नहीं आ रही है। लॉकडाउन में अगर ये सब चीजें नहीं होती तो लॉकडाउन सही में लॉकडाउन होता, हमारी हालत खराब हो गई होती। लेकिन अभी इतना पता नहीं चल रहा, आपको बैंक के सारे काम हो रहे हैं, आपका पैसे भी निकल रहा है, आप ऑनलाइन चीजें मंगा भी रहे हो, तो बेसिकली सारे काम हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि सब हमने डीबीटी कर दिया है, सब हमने ऑनलाइन कर दिया है, डिजिटल इंडिया का हम फायदा ले पा रहे हैं, सबके हमने अकाउंट खोल दिए प्रधानमंत्री जनधन योजना में। तो जो आपकी फाइनेंस मिनिस्टर ने उन्होंने बोला वन नेशन वन राशन कार्ड एक बार आपका लॉन्च हो जाए तो उसके बाद क्या होगा, ए बेनिफिशियरी कैन एक्सेस राशन फ्रॉम एनी शॉप इन एनी स्टेट विद वन कार्ड। सीधी सी बात है ना, अगर कोई माइग्रेंट है, वो अगर माइग्रेंट आपका यूपी का है, वो बेचारा आपका माइग्रेंट यूपी का होकर अगर मुंबई में सामान नहीं ले पा रहा तो वो कहां से महंगा राशन खरीदेगा। अगर ये वाली स्कीम आ गई ना तो बड़ी मस्त स्कीम है ये, वन नेशन वन राशन कार्ड। आप है ना कोई कहीं पे भी चले जाओ, जैसे मान लो मैं हूं, मैं अगर मान लो अभी जैसे मान लो मैं मुंबई बैठा हूं, मैं मुंबई से मान लो चला गया हरियाणा, तो मैं हरियाणा में भी जाके राशन ले सकता हूँ, मैं राजस्थान में भी राजस्थान में भी राशन ले सकता हूँ। लेकिन वो राशन आप लोगे एनएफएसए के अंडर ही, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, जिसमें 67% पॉपुलेशन को आपका राशन मिलता है। ओके, ये सब चीजें हम इकोनॉमी में डिस्कस कर चुके हैं, जो मेरे स्टूडेंट है उनको पता है। बाकी ये जो वीडियोज है मैं अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगा। ओके, वहां से आप देख लीजिएगा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट क्या होता है। फिर उसके बाद रेंटल अकोमोडेशन, ठीक है, जो बेसिकली जितने आपके माइग्रेंट है या अर्बन पुअर्स हैं, इनके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, इनके लिए गवर्नमेंट ने हाउसिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई है। ठीक है, अफोर्डेबल रेंटिंग, ठीक है, रेंटल हाउसेज इनको दिए हैं। साथ में जहां पे काम करते हैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में, उनको बोला है कि भैया आप अपने वहीं पे इनके लिए मेक शिफ्ट बना दो, मतलब वहीं पे रहने का बना दो, सारा इंतजाम कर दो। और इसके लिए गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट एजेंसीज को इंसेंटिवाइज किया है। मतलब सीधी सी बात है, जितने भी आपके अर्बन पुअर्स हैं या फिर आपके माइग्रेंट्स हैं, उनको बेचारों को शेल्टर होम प्रोवाइड कराए गए हैं, उनको रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, उनके लिए सारी सुविधाएं की गई हैं। और ये किसका पार्ट है, प्रधानमंत्री आवास योजना का। ओके, गवर्नमेंट चाहती है कि हर किसी के सिर पे एक छत्र है। ओके, फिर गवर्नमेंट एक मुद्रा शिशु लोन्स, ठीक है, मुद्रा शिशु लोन्स में गवर्नमेंट ने क्या किया है, गवर्नमेंट ने बोला है कि भैया हम इसमें आपको इंटरेस्ट सबवेंशन देंगे 2% का। मुद्रा आपकी फुल फॉर्म है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। ये बेसिकली क्या करती है, एमएसएमईज को लोन प्रोवाइड करती है। एमएसएमईज आपके हो गए ना, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो ये 3 तरह के लोन प्रोवाइड करती है। शिशु लोन होते हैं, ठीक है, सबसे छोटे 50,000 तक वाले। उसके बाद आपके किशोर लोन होते हैं, ठीक है, उसके बाद आपके तरुण लोन होते हैं। तो 3 तरह के लोन होते हैं। तो अगर किसी ने शिशु लोन लिया है तो गवर्नमेंट उस पर 2% इंटरेस्ट सबवेंशन दे देगी। मान लो जैसे किसी ने 10%, मान लो 8% में लिया लोन, तो 8% पे लिया तो गवर्नमेंट बोलेगी हम इंटरेस्ट सबवेंशन दे रहे हैं 2% का। इसका मतलब है 2% जो पैसा है वो गवर्नमेंट पे करेगी, उसको सिर्फ 6% देना है। तो इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम गवर्नमेंट बहुत लोगों के लिए लाती है, एक्सपोर्टर्स के लिए लेके आती है, किसानों के लिए लेके आती है, यहाँ पे एमएसएमईज के लिए लेके आई है। तो अब इतना फायदा हो गया ना, उसको 2% इंटरेस्ट कम पे करना पड़ रहा है। और साथ में आरबीआई ने बोल भी दिया है अभी एमएसएमईज को कि आपके ऊपर जो लोन है जो आपको पे करना है, अभी नहीं पे करना। अभी के लिए आरबीआई ने सारे लोन पे मोरेटोरियम डाल दिया। मोरेटोरियम मतलब टेम्पररी सस्पेंशन। अभी क्योंकि लोगों के पास पैसा ही नहीं है तो आरबीआई ने बोला अभी लोन वोन पे करने की जरूरत नहीं है, आप बाद में पे कर देना जब आपके पास हो। तो इससे भी एमएसएमईज को कितना 1,500 करोड़ का फायदा होगा, 1,1500 करोड़ का। तो इससे एमएसएमईज के पास पैसा रहेगा। सीधा सा ऑब्जेक्टिव ये है, एमएसएमईज के पास पैसा रहे, वो इन्वेस्ट कर पाए, ज्यादा चीजें प्रोड्यूस कर पाए, इकोनॉमी रिवाइव हो पाए। ओके, एक्सपोर्ट हमारे बढ़े। ओके, इसके बाद ये मुद्रा जो मैं आपको समझा देता हूं। बेसिकली मुद्रा जो है आपका, इट इज ए काइंड ऑफ एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, वो भी नॉन डिपॉजिट टेकिंग, मतलब ये डिपॉजिट्स नहीं लेती है, लेकिन ये आपको फाइनेंस प्रोवाइड कराती है। किसको? एमएसएमईज को। तो इसकी फुल फॉर्म है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी। कब अनाउंस हुई थी? 2015 बजट में। ये क्या करती है? टू रेगुलेट एंड फाइनेंस माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को पैसा देती है। बेसिकली जैसा आपका है ना, आरबीआई बैंक्स को पैसा देता है और फिर बैंक्स नीचे पैसा देते हैं, ऐसे ही आपकी मुद्रा जो होगी वो आपकी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को पैसा देगी। ओके, और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस फिर किसको पैसा देंगे? आपके एमएसएमईज को। ओके, और एमएसएमईज आपकी इकोनॉमी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मुद्रा एक तरह से आपका एक इंस्टीट्यूशन है जो एमएसएमईज को पैसा देता है थ्रू माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। 3 तरह के लोन होते हैं। शिशु लोन अगर 50,000 तक है, 50,000 से 5 लाख तक का किशोर लोन,
और उसके बाद तरुण लोन। आप भी होते हो ना, छोटे बच्चे होते हैं, फिर किशोर बनते हो आप युवा अवस्था में, फिर तरुण बन जाते हो, ठीक है। तो बेसिकली 3 तरह के लोन है। ओके, थोड़ा सा आपका मुद्रा आ गया था तो मैंने आपको समझा दिया। इसके बाद गवर्नमेंट ने स्ट्रीट वेंडर्स के लिए क्या किया है, देखो इनके लिए भी पैसा दिया है। 5,000 करोड़ स्पेशल क्रेडिट फैसिलिटी फॉर सपोर्टिंग नियरली 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स, क्योंकि बेचारों की हालत बड़ी खराब है। फिर देखो क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम, ठीक है, मिडिल इनकम ग्रुप के लिए दी है। इसका मतलब ये है कि उनको अगर घर खरीदना है कहीं पे भी, ठीक है, ये हाउसिंग के लिए दी जाती है क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम। इसका मतलब है उनको सब्सिडाइज रेट पे हाउस मिलेंगे। अगर आपको घर खरीदना है तो जो इंटरेस्ट रेट होगा ना वो काफी कम होगा, क्योंकि जो इंटरेस्ट रेट हायर होगा ना उसका कुछ पैसा गवर्नमेंट पे करेगी। जैसे मान लो होम लोन आपका 8% पे मिल रहा है, तो गवर्नमेंट आपको उसको आधे पे ही दे देगी, 4% पे दे देगी। दैट इज नॉन एज क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम। तो ये आपका लो इनकम ग्रुप्स के लिए होता है जो इकोनॉमिकली वीकर होते हैं, साथ में मिडिल इनकम ग्रुप के लिए भी होता है, ठीक है। तो अब उनको भी ये एक्सटेंड कर दिया गया है। तो इससे देखो कितनी आपकी कितना पैसा आपका इन्वेस्टमेंट होगा, 70,000 करोड़, क्योंकि अब तो लोग घर खरीदेंगे ना भाई। ओके, तो इतना पैसा आपका इन्वेस्ट होगा हाउसिंग में, लोगों को घर खरीदने के लिए। तो इससे भी आपकी डिमांड बढ़ेगी, रियल एस्टेट आपका जो है वो आपका सेक्टर जो है वो ग्रो करेगा। तो ये सब गवर्नमेंट क्यों कर रही है, सिस्टम में पैसा बढ़ाने के लिए, डिमांड बढ़ाने के लिए, इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए, डिफरेंट सेक्टर्स को रिवाइव करने के लिए। फिर आपके फार्मर्स और फिशरमैन के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, एक तो आपका 2 लाख करोड़ का कंसेशनल क्रेडिट दिया है। कंसेशनल क्रेडिट मतलब एकदम कम इंटरेस्ट रेट पे, किनको, जो प्रधानमंत्री किसान बेनिफिशियरीज हैं, ओके, उनको। किससे, किसान क्रेडिट कार्ड से, बड़े कम इंटरेस्ट में पैसा दिया गया है। इससे 2.5 करोड़ फार्मर्स आपके इंक्लूडेड हैं, फिशरमैन्स और एनिमल हस्बेंड्री फार्मर्स। मैंने कहा ना आपको, ये आपके प्रायोरिटी सेक्टर वाले लोग हैं, ठीक है। इनको बेचारों को कहीं से लोन नहीं मिलता, ये आपके मेन है। अगर प्रोड्यूस ही नहीं होगी कोई चीज, फिश नहीं होगी, फार्मर्स एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं करेंगे, हम खाएंगे क्या। तो बेसिकली इनको आपको सपोर्ट देना बहुत जरूरी है। तो गवर्नमेंट ने इनके लिए इतना पैसा दिया है। और फिर गवर्नमेंट ने क्या किया है, एडिशनल भी पैसा दिया है, ठीक है, नाबार्ड के थ्रू। नाबार्ड के थ्रू कितना दिया है, 30,000 करोड़। तो देखो कितना सारा पैसा दिया गया है फार्मर्स को, फिशरमैन को, एनिमल हस्बेंड्री। ओके, तो ये आपका, ओके, होपफुली आपको जो अभी तक जितना चल रहा है आपका क्या पैकेज था, किस किस को कितना दिया गया है, क्या चीजें क्या होती हैं, गवर्नमेंट डिमांड को बढ़ाने के लिए क्या कर रही है, 5 पिलर्स क्या होते हैं, आत्मनिर्भर भारत क्या है, उन सबको हमने डिस्कस कर लिया है। आपको कोई डाउट है आप क्वेरी अपनी कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपको ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस मिलते रहें। हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं, और आप अगर लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे तो हमें हौसला मिलेगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट, शब्बा खैर, सायोनारा।